हेलो चैम, सो आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग सुपर्ब। अब अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लो, असर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी। नाउ इस बार का अगर सैम्पल पेपर देखें तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज में से 3 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे यूजुअली इसमें मिस्टेक करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो चलो फिर भी ठीक है, उसमें हमें ट्रू फॉल्स ही बताना होता है, बट जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है तब भी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट जब दोनों ही ट्रू होती हैं तो यूजुअली बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो यही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा, एंड अपना जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है स्पेशली फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो अगर आपने अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है तो आप बता सकते हो कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पिक किया, इनको एक बार आप जरूर देख लें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन देखो क्या है, इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस द रूपी वाज डीवैल्यूड। यस, ये तो आप पढ़ते ही हो अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, 3 बार रूपी अभी तक डीवैल्यू किया जा चुका है, 1949, 1966 एंड 1991। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन devaluation of currency was eminent to replenish the deteriorated exchange reserves। आपको पता है कि अगर करेंसी को डीवैल्यू किया गया है तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बेटर हो सकते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रही है। अब इनको साथ में देखो क्या ये रिलेटेड है। 1991 में हमने डीवैल्यूएशन किया रूपी का अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है एक्सचेंज रिजर्व्स को दोबारा क्रिएट करने का। तो आई थिंक दिस इज इजी। आप बता सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे अगेन असर्शन और रीजन है। असर्शन, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स रेप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल गलत। एक्सपोज्ड तो एक्चुअल होता है, एक्सेंटे होता है प्लान्ड या डिजायर्ड, वेयर एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट्स represent the actual, नहीं, ये रिवर्स होता है। Then reason, at equilibrium level ex ante savings and ex ante investments are equal, that is true। जब हम S is equal to I देख रहे हैं या AS is equal to AD देख रहे हैं तो वो ex ante होता है, planned होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम कहेंगे कि रीजन जो है वो ट्रू है बट assertion जो है वो फॉल्स है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन assertion, saving curve makes a negative intercept on the vertical axis at zero level of income। देखो ये vertical axis है यानी कि y axis, और यहाँ पर जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव से शुरू होता है। जब इनकम जीरो होती है तब जो सेविंग्स होती है वो नेगेटिव में होती है, क्योंकि जब इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर है। तो हमने कैसे खर्चा कर दिया जब इनकम ही जीरो है? अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज करके। तो इनिशियली जो हमारी सेविंग्स होती है वो नेगेटिव में होती है, विच इज एक्चुअली माइनस ऑफ सी बार। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। देन सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ये भी सही स्टेटमेंट है। सेविंग फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, कंजम्पशन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब दोनों देखो क्या रिलेटेड है, एक बार फिर से देखते हैं। सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस व्हेन इनकम इज जीरो बिकॉज सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। नहीं, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है बट रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता कि at zero level of income there is always some autonomous consumption and that is the reason why the saving curve or the saving line starts from the negative axis, तब हम कहते हैं कि हाँ रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अभी ऐसा नहीं है, अभी असर्शन और रीजन दोनों सही है बट जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, राइट।
उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड नहीं करते, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, तो ये कलेक्टिवली कंज्यूम किए जाते हैं। और इसके दो जो फीचर्स है वो बहुत प्रोमिनेंट है, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस इन नेचर। तो ये कह रहे हैं कि ये एक्सक्लूडेबल है और राइवलरस है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू। बाहर की जो कंट्रीज है वो काफी सर्विसेज इंडिया में आउटसोर्स करती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो चीप लेबर अवेलेबल है एंड नॉट जस्ट चीप बट स्किल्ड मैन पावर इज अवेलेबल। तो यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हम ग्लोबलाइजेशन के अंडर पढ़ते हैं, आउटसोर्सिंग। Statement 2, availability of skilled manpower is one of the prime factors responsible for the status gained by India at the international platform. Yes, absolutely true. इसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे skilled manpower है, right? So दोनों ही statements true हैं, और यहाँ पे हमें ये तो नहीं बताना कि reason is explaining the assertion or not. So this is comparatively easier. Next. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगेन, सब्सिडीज डू नॉट एड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। गलत बात है ये, क्योंकि सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट देती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होता है। Then, complete removal of subsidies may violate the aim of equitable distribution of income. हाँ, ये बात भी सही है, अगर हम सब्सिडीज को पूरी तरह से ही हटा देंगे तो जो पुअर लोग हैं उनको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी, वो और पुअर हो जाएंगे, और जो हमारा टारगेट है, गोल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, वो कैसे अचीव हो पाएगा। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, आप वहां से भी देख सकते हैं। नाउ असर्शन, एक्विजिशन ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, एक्विजिशन ऑफ अ डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी। तो हमारी कंपनी को किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, इसकी वजह से हमारे पास पैसे आएंगे, राइट? It will be recorded on the credit side of balance of payments. This is true. Credit side पे, क्योंकि इससे inflow of foreign exchange होगा. Because it leads to outflow, नहीं, inflow होगा, इसलिए credit side पे show करेंगे. Outflow होता तो वैसे भी debit side पे show करते. तो we would say assertion is true, but reason is false. Assertion is true, but reason is false. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। then यहाँ पर मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, इसने हेल्प किया है इंडिया को टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। लैंड रिफॉर्म्स ने हेल्प किया इंडिया को टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। रीजन देखते हैं, बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चर पे अभी भी बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट है इवन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, बट ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है बट ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही। एक पॉजिटिव बता रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन का और एक काइंड ऑफ लिमिटेशन बता रहा है, तो एक्सप्लेन नहीं कर रही। और अगर बुक में भी हम देखें कि ये स्टेटमेंट्स कहाँ लिखी हुई है, सो यू कैन फाइंड इट हियर, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें हो रही है, डिबेट ओवर सब्सिडीज वाले टॉपिक के नीचे, कि इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हैड इंक्रीज सफिशिएंटली टू एनेबल द कंट्री टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. दिस इज एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ. But on the negative side, some 65% of the country's population continued to be employed in agriculture. और उसके बाद यही लिखा है कि why such a large proportion of population was still engaged in agriculture, क्योंकि बाकी सेक्टर्स में employment opportunities उस हिसाब से क्रिएट नहीं हो पा रही थी. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, बट ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही. रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.
उसके बाद ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज अ मीन्स टू एन एंड, राइट। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट वाला डिफरेंस भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। ह्यूमन कैपिटल कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक जरिया है टू रीच द एंड एंड द एंड इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। बट ह्यूमन डेवलपमेंट थोड़ा सेल्फलेस कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन कैपिटल थोड़ा सेल्फिश कॉन्सेप्ट है इन दैट वे। ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स कोई जरिया नहीं है, दे आर एंड्स इन देमसेल्व्स, वो कोई मीन्स नहीं है, वो एंड ही है अपने आप में। बट ह्यूमन कैपिटल यही बात कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स एक मीन्स है। Then human capital formation decreases by way of investment in education and health. Absolutely wrong. ऐसा थोड़ी होता है, इसकी वजह से तो human capital better होती है, increase होती है। So assertion is true and reason is false. चलिए आगे देखते हैं। Then assertion, the goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence India. नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये गोल अचीव हो गया था, हमने इसकी भी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द लेबरर्स थे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। काफी जगह तो टेनेंट्स को एविक्ट कर दिया गया और जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने क्लेम किया कि हम ही कल्टिवेटर्स हैं, तो हर जगह चीजें ठीक नहीं थी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि इससे पूरी तरह से हमारा ये जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया। देन बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज्ड द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने दो पढ़े हैं मेनली, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज एंड लैंड सीलिंग। दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। तो लैंड सीलिंग वाला जो लेजिस्लेशन था उसमें भी प्रॉब्लम थी कि लैंडलॉर्ड्स ने इसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में। मीनवाइल उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के नाम पे कर दी एंड दे कुड एस्केप दिस लॉ। तो द असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देन स्टेटमेंट, the emergence of self-help groups ensured the reduction in the fissures of the formal credit system. मैंने ये लाइन आपको बहुत बार बताई है। A similar line is given in your NCERT that self-help groups have emerged to fill the gap in the formal credit delivery system. क्योंकि जो formal system है वो पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ है रूरल सोसाइटी में। उन्हीं लोगों में से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है वो उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो गैप्स है फॉर्मल सिस्टम में वो कवर अप कर पाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। फिशर्स का मतलब एक तरह से गैप। So this is a true statement. The emergence of self-help groups ensured the reduction of the gap in the formal system. Then the borrowings from self-help groups mainly confined to consumption purposes by its members. Yes, ये भी हम पढ़ते हैं, हमारी NCERT में भी क्लियरली लिखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो बोरो किया जा रहा है वो ज्यादा कंजम्पशन पर्पस के लिए किया जा रहा है। घर में कोई सामान खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है या इस तरह के पर्पसेस के लिए, प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं, जो कि एक लिमिटेशन है। बट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए उसके बाद देखते हैं। Then the value of money multiplier is determined by the reserve ratio prevailing in the monetary system. So definitely this is a true statement. जो हमारा money multiplier है that is 1/RR या LRR which is the reserve requirement. तो हमारे मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो इससे डिटर्मिन होती है और इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो बैंक्स को अपने पास ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा, वो आगे क्रेडिट कम क्रिएट कर पाएंगे। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो। डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट है कि हाँ इससे डिटर्मिन होता है जरूर, बट डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है। So we will say that statement 1 is true, but statement 2 is false. ठीक है? Next, assertion. Trade of invisible items between two nations is a part of capital account. नहीं, absolutely not. Current account में हम दिखाते हैं। तो जो balance of trade होता है, which is export and import of goods,
और जो इनविजिबल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो हम करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में शो करते हैं. आई होप ये तो आपको पता ही है. Then the transactions that affect the asset liability status of a country, they are shown in capital account, जैसे borrowings, जैसे investment. तो जिससे asset liability status impact होता है उसे हम capital account में show करते हैं. This is a true statement. So assertion is false but reason is true. Assertion is false but reason is true. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द डिफॉल्ट रेट्स ऑफ फार्म लोन्स हैव बिकम क्रॉनिकली हाई ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, द रूरल बैंक्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कैश क्रंच. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और ये हम पढ़ते भी हैं अप्रेजल ऑफ द रूरल बैंकिंग सिस्टम वाले टॉपिक में. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. क्या इसका ये रीजन है, due to lack of proper storage facilities a lot of farm produce is wasted. This is also a true statement. और आप अपने चैप्टर में देखना रूरल डेवलपमेंट में ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर ये लाइंस मेंशन्ड है. यानी कि रीजन इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग द असर्शन. बट कुछ वजह कहते हैं कि मैम इसे ऐसे क्यों नहीं समझ सकते कि डिफॉल्ट हो रहे हैं फार्म लोन्स में क्योंकि उनका बहुत सारा सामान वेस्ट हो जाता है. नहीं, that is not the only reason. in fact defaults कई बार तो deliberate होते हैं, कई बार वो जानबूझ के लोन रीपे नहीं करते, and then there are other reasons. तो this is not the only reason or this is not the exact reason why default rates are high. and जैसे मैंने बोला आप अपनी बुक खोल के देखना, ये दोनों लाइंस बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स के अंडर मेंशन्ड है in your rural development chapter. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं. रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है. देन अगेन, सिंस इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मेनी फार्मर्स अक्रॉस इंडिया हैज इम्प्रूव्ड as they have adopted horticulture as a secondary source of income. This is a true statement. Horticulture में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, tissue culture, hybrid seed production, then flowers, medicinal plants, इनकी जो production है. तो yes, this is a true statement. इसमें हम पढ़ते भी हैं कि ये highly remunerative options provide करता है rural लोगों को. एंड डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. इससे हम मतलब फार्मर्स की इनकम बढ़ती है. रीजन देखते हैं. वेरिंग क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशंस हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. ये भी सही स्टेटमेंट है. इनफैक्ट जो हमारा हॉर्टिकल्चर वाला टॉपिक है एनसीईआरटी में, दैट इज स्टार्टिंग विद दिस सेंटेंस. दिस इज द ओपनिंग सेंटेंस. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि हमारा जो वी आर ब्लेस्ड विद सच सॉइल कंडीशंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस की यहाँ पे बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, जैसे ट्यूबर क्रॉप्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स. एंड इसी वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन है फार्मर्स की वो भी बेटर हो गई है. तो यस, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है. So reason and assertion are true and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ आपकी बुक में. हॉर्टिकल्चर वाला जो टॉपिक है उसी में ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हैं. तो यस, ये एक दूसरे से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, यू कैन मार्क इट इफ यू डोंट नो अबाउट दीज सेंटेंसेस. चलिए नेक्स्ट. Demand deposits are considered as a convenient mode of payment for execution of even the high value transactions. दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट. और आप देखते भी हैं, अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, तो जो आपका डिमांड डिपॉजिट है विच इज आइदर योर करंट अकाउंट और योर सेविंग अकाउंट, तो उसे क्विकली आप पेमेंट कर देते हो, इवन अगर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करनी है तो भी. तो येस, डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज अ वेरी कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ even high value transactions. This is a true statement. Demand deposits are non-withdrawable in nature and cannot be withdrawn against issue of checks. Absolutely false. इससे तो आप you can write a check against these deposits. वो तो term deposits होते हैं which are in the nature of fixed deposits, जिन्हें आप कभी भी withdraw नहीं कर सकते या उनके against आप check नहीं लिख सकते. तो ये तो false statement हो गई. So assertion is true but reason is false. ठीक है.
चलिए आगे देखते हैं देन उसके बाद assertion if the receipts and payment on the current account are equal it depicts a situation of current account surplus. No, balance. अगर रिसीट्स और पेमेंट्स इक्वल हैं तो आप बैलेंस कहोगे ना. सरप्लस तो तब होता है जब रिसीट्स ज्यादा होती है पेमेंट से, और करंट अकाउंट में डेफिसिट तब होता है जब पेमेंट ज्यादा होती है रिसीट से. ओके, a surplus current account means that the nation is a lender to other countries, and a deficit current account means that the nation is a borrower from other countries. Now this is a very interesting statement, और ये ध्यान से देखना क्योंकि एक नजर में आपको ये गलत स्टेटमेंट लग सकती है, बट यू हैव टू लुक एट इट केयरफुली. क्यों गलत लग सकती है? क्योंकि करंट अकाउंट में वैसे भी हम कोई लेंडिंग या बोरोइंग की बात नहीं करते, उसको तो हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं. बट फिर भी मैं कह रही हूँ कि एक बार सोचो इस पर्सपेक्टिव से भी. अगर सरप्लस करंट अकाउंट है, इसका मतलब है कि जो आपका विजिबल ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और जो आपके इनविजिबल्स हैं, उन दोनों को मिला के देखें तो इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, मतलब रिसीट्स ज्यादा है. ठीक है, अब इससे कैसे पता लग सकता है कि आवर कंट्री इज अ लेंडर टू अदर कंट्रीज? सोच के देखो, जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, क्या वो इनविजिबल्स के अंडर हम दिखाते हैं? यस. इसमें एक होता है फैक्टर सर्विसेज, एक होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज, और एक होता है आपका ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट? तो जो आपकी फैक्टर सर्विसेज होती हैं, उससे जो आपको मिलता है उसे हम इनकम बोलते हैं. जैसे अगर मुझे सैलरी मिल रही है बाहर से, या इंडिया सैलरी दे रहा है बाहर, या हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी इसका पार्ट है. सारी फैक्टर इनकम्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, डिविडेंड. ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है, यानी कि इसमें जो कंपोनेंट है इंटरेस्ट वाला, वो भी पॉजिटिव होगा, यानी उसका इनफ्लो हो रहा होगा. सोच के देखो, अगर आपका करंट अकाउंट पॉजिटिव में है, मतलब सरप्लस में है, तो आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे होंगे, गुड्स के भी एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे होंगे, सर्विसेज के भी, और जो आपको इनकम मिल रही है बाहर से वो भी ज्यादा मिल रही होगी. और उसी इनकम में एक पार्ट होता है इंटरेस्ट का. आपको इंटरेस्ट कब ज्यादा मिल रहा है? जब आपने उनको लोन दिया होगा बाहर, तब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होगा. सो यस, ये सही बात है कि अगर सरप्लस करंट अकाउंट है तो इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि वी आर अ लेंडर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि सरप्लस करंट अकाउंट के केस में हमारा इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो ज्यादा होने के चांसेस हैं, विच मीन्स कि हमने काफी लोन दिया हुआ है बाहर की कंट्रीज को जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है. तो दिस इज हाईली लाइकली. एंड सेकेंड अप्रोच अगर आप देखो कि अगर डेफिसिट करंट अकाउंट है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बोरो करना पड़ रहा है अदर कंट्री से. आई थिंक दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड. इसको आप कई तरीकों से समझ सकते हो. जैसे अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, अगर इसमें डेफिसिट है मतलब नेगेटिव में है इसकी वैल्यू, जो इसका बैलेंस है, आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हमें बैलेंस करना होता है अकाउंटिंग सेंस में. तो इन दोनों का जो टोटल है, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, जिसको अभी आप इग्नोर कर दो, वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग सेंस में बीओपी को हमेशा बैलेंस करना होता है. तो अगर इसमें डेफिसिट है तो हमें इसमें सरप्लस चाहिए, राइट? यानी कि हम इसको कवर अप करने के लिए इसमें सरप्लस लेकर आएंगे, यानी हम बोरो करेंगे बाहर की कंट्री से, क्योंकि बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. सिंपली अगर इसमें डेफिसिट है तो उसको पूरा करने के लिए फिर हम बोरो करेंगे बाहर की कंट्री से. सो इट वुड मीन दैट वी आर अ बोरोअर फ्रॉम अदर कंट्रीज अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में है. तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ध्यान से देख लो. ठीक है, तो ये इजी हो गया. असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, और ये एग्जैक्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देन
नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा फ्लो होता है, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। वैसे भी ये एडिशंस की बात करता है तो ये तो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं, कैपिटल तो स्टॉक होता है, इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो होता है और कैपिटल स्टॉक होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्लो होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स फॉल्स है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। चलिए देन उसके बाद द लेवल ऑफ कंजम्पशन हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ सेविंग्स द हाउसहोल्ड्स कैन अक्यूमुलेट ओवर टाइम। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो जी, जो इनकम है उसके दो टुकड़े होते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो मेरी कंजम्पशन का लेवल क्या होगा इस पे डिपेंड करता है कि सेविंग्स क्या होंगी। सिंपली यू कैन से अगर कंजम्पशन ज्यादा है सेविंग कम होगी, अगर कंजम्पशन कम है सेविंग ज्यादा होगी। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, हायर कंजम्पशन ऑफन लीड्स टू लोअर सेविंग्स व्हाइल लोअर कंजम्पशन टेंड्स टू फैसिलिटेट हायर लेवल्स ऑफ सेविंग। वही बात अभी हम कर रहे थे, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, both the statements are true. Alright, उसके बाद borrowings by a nation from the World Bank to finance BOP deficit will be recorded in the capital account. This is a true statement. अगर आप borrow कर रहे हो, वैसे ये accommodating transaction है ना, क्योंकि जो डेफिसिट है उसको ठीक करने के लिए किया जा रहा है। दिस इज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन और हमने पढ़ा हुआ है कि अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस की नेचर कैपिटल अकाउंट वाली ही होती है। So this is a true statement. Then autonomous transactions are independent of the condition of BOP account. This is also a true statement. Autonomous का मतलब ही यही होता है कि वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि इसकी वजह से BOP में डेफिसिट आ जाएगा या सरप्लस आ जाएगा। Autonomous transactions are independent transactions. प्रॉफिट मोटिव से ये की जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। देन assertion, the industrial sector reforms implemented under liberalization policies in a country led to an increase in FDI in the manufacturing sector. Yes, that is a true statement. मतलब सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हम पढ़ते हैं अंडर लिबरलाइजेशन, उसकी वजह से FDI बढ़ गया है। रीजन, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज aimed to toughen the trade barriers, regulate industries and provide a conducive environment for indigenous investors, making the manufacturing sector more attractive for FDI. आधी स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पे, तो पूरी ही स्टेटमेंट गलत हो गई। यहाँ पर लिबरलाइजेशन से क्या हम ट्रेड बैरियर्स को टफ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इंडस्ट्रीज को और ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम कहेंगे दैट assertion is true but reason is false. ठीक है, so this is the right answer. चलिए आगे देखते हैं। then the nature of unemployment problem in India is unifaceted. नहीं, it's multifaceted. तो multifaceted का मतलब होता है कि इसके कई रूप है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कंट्री में उसके कई रूप है। जैसे कुछ लोगों को काम तो मिल जाता है बट फेयर वेजेस नहीं मिलती, कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए काम मिल जाता है, बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो कई रूप है इसके। ठीक है, आई विल शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो कि ये स्टेटमेंट कहाँ पर लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, और आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से बोलती आ रही हूँ कि एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, और अगर नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट हिडन जेम्स जरूर कवर कर ले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो हियर इट इज रिटन, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसिटेड। जैसे some get employment throughout the year, some others get employed for only a few months in a year, many workers do not get fair wages for their work. तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है इसके कई रूप है। So this is a false statement क्योंकि ये कह रहे हैं यूनिफेसिटेड, एक ही रूप है, नहीं, मल्टीफेसिटेड। Worker population ratio is an indicator used for analyzing the employment situation in a country. This is true. Worker population ratio is very simple. The number of workers divided by total population into 100. So ये एक सही statement है. It is used for analyzing the employment situation in the country. ये इसकी key line भी है. Statement 2 जो है वो true है, but statement 1 जो है वो false है.
राइट। चलिए आगे देखते हैं। देन यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द इंडियन इकोनॉमी इन रीसेंट ईयर्स। ट्रू, हम देखते भी है जॉबलेस ग्रोथ का हमारे पास ट्रेंड भी है, स्पेशली द पीरियड फ्रॉम 2005 टू 2010 हमें देखने को मिला कि जीडीपी का ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छा है, बट ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट काफी कम है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ रही है कंट्री में, गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट उस हिसाब से लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि हम ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बट प्रोडक्शन फिर भी हम बढ़ा पा रहे हैं। पर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना भी बहुत जरूरी है। Despite witnessing employment growth, the Indian economy has been struggling to create sufficient employment opportunities to absorb the growing workforce. ये तो कोई भी बता देगा that this is a true statement कि इतनी तेजी से population बढ़ रही है, workforce बढ़ रही है, तो country अभी हमारी struggle ही कर रही है उस हिसाब से employment opportunities create करने के लिए। So both the statements are true. ठीक है, both the statements are true. चलिए आगे देखते हैं। Then before reaching the break-even point, which is where income is equal to consumption, the value of APC is greater than 1. अच्छा देखो, तो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको ग्राफ्स वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया कैसे बनते हैं डायग्राम्स। ये हमारा y हो गया एंड दिस इज c। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होता है, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। ठीक है, तो एपीसी की वैल्यू क्या होगी, एपीसी होता है सी अपॉन वाई। इफ दिस इज मोर देन दिस, इफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, तो आंसर विल बी मोर देन 1 ना। यस, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। Then the average propensity to consume is the ratio of total consumption and total income. This is also a true statement. ये तो बता ही रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब देख लो, क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है? एक्चुअली नॉट। यहाँ पे कह रहे हैं बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन पॉइंट द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज रीजन सही ये है क्योंकि बिकॉज द ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, दैट इज वाई। बट वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज एपीसी का मतलब होता है सी डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, एपीसी का मतलब होता है सी डिवाइडेड बाय वाई, बट दिस इज नॉट द रीजन फॉर दिस, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन में। मुझे पता है काफी बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि मैम हमें तो हर किसी में ही लगता है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है समटाइम्स, बट अगेन इस बात को देखो, क्या एक दूसरे से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। और ये भी अगर आप ध्यान रख सकते हो कि जो इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी है एनसीईआरटी में, वो अगर बिल्कुल डिफरेंट प्लेसेस पे लिखी है तो वो रिलेटेड नहीं है। मतलब ये भी एक तरीका है बताने का। ऑलराइट, स्टेटमेंट 1, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर कैश डिपॉजिट्स बाय जनरल पब्लिक विद कमर्शियल बैंक्स। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं वो कैश की फॉर्म में ही आते हैं, ये हम अपने क्रेडिट क्रिएशन वाले प्रोसेस में पढ़ते हैं। और जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं, दीज आर दोज डिपॉजिट्स विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर इन कैश डिपॉजिट्स के बेसिस पे जो कमर्शियल बैंक्स आगे लोन देते हैं और फिर वो घूम के जब बैंक के पास ही आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, तो उन्हें हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। Okay, this question I asked on the community and some of you were confused क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट जगहों पे आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट ये क्वेश्चन सीबीएसई का है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन। तो सीबीएसई ने जो आंसर दिया है हमें वही मानना है। ठीक है, देखते हैं एक बार। एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसईज। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हर साल गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करती है कि इतने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें हमें डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, रीजन, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इंकरिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वी कंप्लीटली अग्री कि डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा तरीका है कि बेच दो उस कंपनी को जो लॉस में चल रही है। ठीक है, दिस इज ट्रू। अब बच्चों को लगता है कि ये दोनों रिलेटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर टारगेट फिक्स कर रही है कि इतनी डिसइन्वेस्टमेंट हमें करनी है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छा तरीका है
लॉस मेकिंग पीएससीज को डिस्कार्ड करने का। ये लग रहा है कि रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन बट नॉट रियली, क्योंकि गवर्नमेंट जब टारगेट फिक्स कर रही है तो उसके दिमाग में सिर्फ ये पॉइंट नहीं है कि हमें लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को डिस्कार्ड करना है, उसके माइंड में और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे डेफिसिट है अगर कंट्री में, तो गवर्नमेंट सोच सकती है कि अब डेफिसिट से डील करने के लिए क्या करें, अपने एसेट्स बेच देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे जो कारण है दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस कि डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा तरीका है लॉस मेकिंग पीएससीज को डिस्कार्ड करने का, विच इज ट्रू, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट reason is not the correct explanation of assertion, and this is the answer given by CBSE sample paper and I completely agree. Why am I saying that? एक तो मैंने आपको रीजन दिया, और अगर आप अपनी बुक में भी देखो जहां पे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है तो वहां पे बताया हुआ है कि गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और रिसीट्स कम है तो अब क्या करें, फिर अपने एसेट्स बेच दो। और सेकंड, टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, कि गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो टेक्नोलॉजिकली इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हो पा रही, तो भाई फिर उन्हें सेल ही कर दो प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, वो इसमें मॉडर्नाइजेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस why disinvestment is done by the government. All right, now this question मैंने कई बार डिस्कस किया, ये भी assertion है India became an exporter of primary products and importer of finished consumer and capital goods produced in Britain. Absolutely a true statement. जो systematic de-industrialization वाली policy यूज की ब्रिटिशर्स ने, उसमें यही किया गया, to reduce the status of India as a mere exporter of raw material and to use India as a sprawling market for the finished goods which were produced in the industries of Britain. Because restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Absolutely true, and both these statements are related. I'll give you the reason also. एक बार फिर से पढ़ के देखो. India became an exporter of primary products and an importer of finished consumer and capital goods produced in Britain because जो उन्होंने policies use की colonial government ने, वो इतनी restrictive थी कि इंडिया का जो पूरा फॉरेन ट्रेड है उसका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम सब कुछ बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं एंड आई वांट टू शो यू दिस इन योर बुक। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिटन टुगेदर। देखो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड जो आपका चैप्टर 1 है उसमें जहाँ पे लिखा है restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Consequently, मतलब as a result, India became an exporter of primary products and an importer of finished consumer goods and capital goods produced in the factories of Britain. बिल्कुल साथ में ये दोनों sentences लिखे हैं और उसके बीच में लिखा भी है consequently, मतलब as a result. तो ये हुआ because of this. This is absolutely true. Both the statements are true and reason is the correct explanation of assertion. चलिए आगे देखते हैं then. The consumption curve is an upward sloping straight line curve due to the direct relationship between income and consumption and the assumption of constant MPC. Absolutely true. Upward sloping है और straight line है, मतलब ऐसे कोई zigzag नहीं है, zigzag नहीं है। अपवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे रीजन होता है, आपने माइक्रो में कितनी बार पढ़ा है, अपवर्ड स्लोपिंग होने के पीछे रीजन होता है कि दोनों वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे वैसे कंजम्पशन कम होगी। दिस इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। और ये जिगजैग अपवर्ड स्लोपिंग लाइन नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के पीछे रीजन होता है कि जो इसकी स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो जो स्लोप ऑफ सी लाइन है उसे एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसे हम कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं। तो यस, ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है। देन aggregate demand curve and consumption curve are parallel to each other. This is also a true statement. देखो ये सी लाइन है
तो ये एडी वाली लाइन है, क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी मान रहे हैं, सो एडी सी प्लस आई, 2 ही सेक्टर्स हैं। हाउस होल्ड जो डिमांड कर रहे हैं उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, प्रोड्यूसर्स जो डिमांड कर रहे हैं उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो हमारा आय है दैट इज कांस्टेंट। तो इसके बीच में जो गैप है वो इन्वेस्टमेंट का है, और इन्वेस्टमेंट अगर कांस्टेंट है, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट है, तो 2 लाइंस के बीच का अगर गैप सेम होता है तो फिर वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। बट विजुअली आई वांट टू चेंज दिस आई लाइन अ लिटिल, क्योंकि ये जो गैप है ये आई के बराबर लगना भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो गैप है ये आई है, और ये जो गैप है ये भी आई है, तो देखने में भी ये बराबर लगना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। एडी का जो कर्व है और कंजम्पशन का जो कर्व है वो दोनों पैरेलल है, क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आय का है, जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमेशा सेम रहती है, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, 29th क्वेश्चन यहाँ पे, commercialization of agriculture under the British rule was responsible for the frequent famines between 1875 and 1900. This is a true statement. अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं फार्मर्स को कि वो ऐसी ही क्रॉप्स उगाएं जिनको वो बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सके, या ऐसी क्रॉप्स जो उनको ब्रिटेन में चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, जैसे इंडिगो। तो इससे अब फार्मर्स जो बेसिक फूड ग्रेन्स हैं, वीट, राइस, वो ग्रो नहीं कर रहे थे, तो खाने की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई, और लोग मरने लगे फमाइंस की वजह से। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और ये ईयर्स भी मेंशन्ड है आपकी बुक में, देखना। देन उसके बाद, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगैन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन है ना, ये आपके पॉवर्टी चैप्टर में लिखी है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन रखा है। बट वैसे इसका आंसर है दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। चलो, then the second last question, purchase of food grains made by the government on the MSP is maintained as buffer stock. True statement। आपको पता है जब गवर्नमेंट फार्मर्स से सामान खरीदती है MSP पे, फार्मर्स का सामान मार्केट में सेल नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट उनसे ले लेती है। अब गवर्नमेंट उसका क्या करती है, उसे बफर स्टॉक की तरह रखती है, विच इज मेंटेन्ड बाय FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सही स्टेटमेंट है। Then, minimum support price safeguards the farmers against any sharp value in the farm product prices. This is also a true statement। और आपको पता है farmers protest कितने ज्यादा चल रहे हैं, again they have started। तो ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि उस समय ये चीज काफी रेलेवेंट थी, और आज के समय में फिर से रेलेवेंट है, तो इसे भी आप देख कर जाएंगे। So both the statements are true। And the last question of this video is, in both India and Pakistan, the service sector has been emerging as a major source of development. This is a true statement। हम पढ़ते भी हैं और हम ये भी पढ़ते हैं कि Pakistan has been the fastest in shifting its workforce to the service sector। Then the second statement is, amongst the neighbors of India, China has the highest life expectancy rate। This is a true statement। जो human development indicators हमारे पास latest available है बुक में, उसके अकॉर्डिंग चाइना में life expectancy is roughly 77 years, India में it is 69 point some years, so 70 years, एंड पाकिस्तान में it is 67 years। तो yes, चाइना की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबसे ज्यादा है अगर इन तीनों कंट्रीज को देखें तो। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू है, राइट मैम। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।